राम राम सा दोस्तों। स्वागत है आपका बजट 2018-19 के पार्ट सेकंड में। पहले पार्ट में हम बजट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और इस वाले पार्ट में हम बजट में जो प्रस्तुत किया गया था, जो नई नई योजनाएं बनाई गई थी, जो प्रमुख विशेषताएं वो देखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद में अलग अलग सेक्टर्स के लिए अपनी सरकार ने, अरुण जेटली जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें क्या क्या योजनाएं शुरू की हैं, तो वो सारा कुछ आज हम देख लेंगे। इसके बाद में पार्ट 3 भी बनाऊंगा, जिसमें इस बजट की आलोचनाओं के बारे में मैं बताऊंगा कि देखो, किसी भी बजट के बारे में बजट प्रस्तुत करना या योजनाएं बनाना तो आसान होता है, लेकिन उनको जमीनी स्तर पर लागू करना बहुत कठिन होता है। तो देखेंगे कि पुराने समय से जो योजनाएं वो लागू हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, और ये हो सकता है जेटली जी ने बहुत सारी चीज़ें जुमलेबाजी की हों, वो ज़मीनी स्तर तक लागू हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो जो आलोचना होती है, क्रिटिकल एनालिसिस, वो आपके आरएएस और आईएएस के एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस में लिखना होता है। तो उसमें नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रिटिकली एनालिसिस पूछे जाते हैं कि आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण कीजिए। तो वो हम पार्ट 3 में देखेंगे। इस पार्ट में हम बजट की विशेषताएं और सेक्टर वाइज बजट में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं बजट की प्रमुख विशेषताएं, जो आपको अपने कॉपी में नोट कर लेनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 8 विशेषताएं नोट डाउन की हुई हैं। सबसे पहली विशेषता जो है, डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। यानी कि देखो, अपना जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, तो उसमें 40% जो बैंकिंग का जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब ऐसा सेक्टर जो एक तरीके से मान सकते हो छोटे उद्यमियों का हो या गरीब तबके का हो। बैंकिंग सिस्टम समझाता हूँ पहले मैं आपको, बैंक कैसे काम करते हैं, उसके बाद में प्रायोरिटी सेक्टर का काम बताता हूँ। ये बैंक है। बैंक के दो काम है नॉर्मली, इधर की साइड से जनता से पैसे लेना और इधर की साइड में जनता को पैसे देना उधार, या कंपनियों को पैसे देना। नॉर्मली कंपनियों को ज़्यादातर बैंक लोन देती हैं। लोन देना कंपनियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। बैंक जो अपना काम करते हैं वो बीच में एक तरीके से कमीशन काम करते हैं। यहाँ से लोगों ने पैसे जमा कराए और उनके लिए, लोगों के लिए जो ब्याज दी जाएगी 7% या 8% होगी। लेकिन बैंक इधर से इधर की साइड में अगर किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो उनसे 12% या 13% का लोन लिया है, इंटरेस्ट या ब्याज ली जाती है। तो बीच में जो ब्याज बच रही है 5%, वो बैंक अपना काम चलाता है, यानी अपने कर्मचारियों को देता है, और अपना जितना भी आगे ब्रांच वगैरह खोलनी होती है वो अपने इस जो बचे हुए इंटरेस्ट में से करना होता है। तो सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि इसमें अगर जो भी रुपए आ रहा है उसमें से 40% बैंकों को, प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। बैंक पैसा देने से पहले हमेशा चेक करती है कि पैसा अगर मैं दे रही हूँ कहीं पे किसी के पास में, तो क्या मेरे पास वापस आने के चांस होते हैं। कुछ एक ऐसे भी कंडीशंस होती हैं जिनमें पैसा वापस नहीं आ जाता, कंपनी डूब जाती हैं। तो बैंक हमेशा ये सोचती है कि किसी अच्छी कंपनी को दिया जाए, लेकिन वो छोटे उद्यमियों को, गरीब लोगों को, किसानों के लिए वो पैसा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसमें उनके लिए रिस्क रहती थी। लेकिन सरकार ने फिक्स किया अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नाम से कि 40% पैसा आपको पक्का देना ही है छोटे तबके के लोगों को। तो ये होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये जरूरी है देना। लेकिन बैंक खर्च नहीं कर पाती है। बैंक कहाँ ढूंढेंगे किसानों को जाके, 100 रुपये तो आ गए, उसमें से 60 रुपये तो बैंक कम बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देंगे, लेकिन छोटी कंपनियों को वो ढूंढती नहीं है, तो वो रुपये पूरा दे नहीं पाती हैं। तो उसमें से रुपये बच जाता है। तो इसलिए सरकार ने एक नया फंड बनाया है, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। यानी अगर 40% रुपए में से 10% या 20% रुपए बच जाता है, तो वो सारा का सारा कहाँ जमा कराना है, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड में। तो पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि सरकार ने डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड बनाया है। सरकार का एक लक्ष्य है, सन 2022 तक सभी के लिए घर होना चाहिए। तो घर होने के लिए सरकार लोन दे रही है लोगों को सस्ते ऋण ऋण पे। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर का बचा हुआ पैसा अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के थ्रू। इस बजट की जो दूसरी विशेषता है वो आयकर में 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि इनकम टैक्स का जो बेस होता है वो 2.5 लाख रुपए तक तो जीरो जीरो लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% लगता है, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% लगता है,
और 10 लाख से अगर ऊपर जा रहे हैं रुपए तो 30% टैक्स लगता है। जो इनकम टैक्स में शुरुआत में आते हैं लोग जिनकी इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास होती है, तो वो रुपए बचाना चाहते हैं। सरकार ने अभी उसको बचाने का एक दूसरा तरीका कर दिया है। एक तरीका तो ये था कि आप 2.5 लाख की सीमा को बढ़ा के 3 लाख कर दो, लेकिन सरकार ने 3 लाख नहीं की है। सरकार ने 40,000 रुपये का एक डिडक्शन दे दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले भी होता था 20,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट वगैरह, 14,000 रुपये का रेंटल अलाउंस वगैरह होते थे, लेकिन उसको हटा के अभी डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन दे दिया है, जिसके लिए आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ इनकम टैक्स में कोई खास सुधार नहीं किया है। अभी भी 2.5 लाख ही लिमिट है, 2.5 लाख से ऊपर होने पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, लेकिन 40,000 रुपये तक के आप उसमें छूट ले सकते हैं। 2,90,000 रुपये तक की छूट ली जा सकती है। उस समय तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन बोल सकते हैं कि 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो उसके कारण 2,90,000 तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसकी दूसरी विशेषता थी। बाकी इनकम टैक्स में कोई खास छूट नहीं की गई, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई खास विशेष इस लाभ नहीं मिला। उसके बाद में तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना सरकार ने चलाई है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। बताया जा रहा है कि ये अब तक की पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत सरकार ने बोला है कि 10 करोड़ परिवार, भारत में कुल मिला के 26 करोड़ परिवार हैं। मैं मान लेता हूं कि एक परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, तो कुल मिला के करीब 130 करोड़ जनसंख्या हो जाती है भारत की। तो ये जनसंख्या मैंने निकाली, इसमें से जो इन परिवारों में जो सबसे गरीब परिवार हैं 10 करोड़, उनको सरकार ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में शामिल किया है। तो इसमें कुल कितने सदस्य हो जाएंगे? 5 अगर एक परिवार में है तो 50 करोड़। तो 50 करोड़ लोग इस स्कीम के तहत आएंगे। इस स्कीम में एक परिवार को, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए सालाना बीमा कवर दिया जाएगा। वो सेकेंडरी और टर्सरी बीमारियों के लिए दिया जाएगा। यानी प्राइमरी बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, खांसी जुकाम बुखार वगैरह, उनके लिए नहीं है, उनके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बाकी जो उससे थोड़ा हायर लेवल की बीमारी होती है, जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, टीबी वगैरह, कैंसर वगैरह, या कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उसके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर एक फैमिली के लिए दिया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम माना जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोलना और इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत अलग होता है। कि बोल दिया एक तरीके से, कह दिया कि हाँ कर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसकी जितनी बड़ाई की जा रही है उससे ज़्यादा आलोचना भी की जा रही है। तो अगले लेक्चर में हम इसकी आलोचनाएं देखेंगे, क्या क्या आलोचनाएं की जा रही हैं। तो अब तक हम 3 मेन करेक्टर देख चुके हैं। पहला अफोर्डेबल हाउसिंग फंड, दूसरा हम देख चुके हैं 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीसरा हम देख चुके हैं NHPS, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। चौथा जो है खास विशेषता वो है 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार में कन्वर्ट किया जा रहा है। ग्रामीण कृषि बाजार का मतलब ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स में, छोटे छोटे कस्बों में, गांव के लेवल पे हाटें लगती हैं, वहाँ पे लोग आते हैं खरीदारी करने या बेचने आते हैं। सरकार चाहती है कि इन ग्रामीण हाटों को इनफॉर्मल सेक्टर से एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर में चेंज कर दिया जाए, कि उनको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया जाए। तो उसके लिए ये जो ग्रामीण हाटें हैं उन्हें ग्रामीण कृषि बाजार में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है इसमें भी। तो इस वाले जो बजट में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही है, गरीब तबके का ज़्यादा ध्यान रखा गया है, किसानों का ज़्यादा ध्यान रखा गया है, ग्रामीण लोगों का ज़्यादा ध्यान रखा गया है। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। पांचवी इंपॉर्टेंट है कि फसल लागत का 1.5 गुना MSP, यानी कि जितनी भी फसल में लागत लगती है उसका 1.5 गुना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम या न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार को देना होगा। मान लीजिए कि गेहूं की खेती करते हो आप, तो 1 कुंटल में आपके करीब करीब 1,600 रुपए लग रहे हैं, लागत लग रही है, तो सरकार को उसका 1.5 गुना, यानी 1,600 का 1.5 गुना हो जाएगा, 2,400 रुपये मिनिमम देना ही है। उससे ज़्यादा अगर कहीं मिल रहे हैं तो वहाँ जाके बेच सकते हो, लेकिन 2,400 से कम तो सरकार देगी। 2,400 तो मिनिमम, हर कंडीशन में सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन इस वाले जो योजना है 1.5 गुना वाली MSP की, इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। विरोध नहीं, एक तरीके से आलोचना की जा रही है, क्योंकि अभी तक जो सरकार ने बताया है कि हम पहले से लागू कर चुके हैं कुछ फसलों पे,
उन पे सही ढंग से लागू नहीं हो पाया है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल बताया है ना गेहूं वाला, तो गेहूं की लागत का अनुमान बताया जाता है कि करीब करीब 1 कुंटल गेहूं पैदा करने में 1650 रुपये लग जाते हैं, जबकि उस पे 1.5 गुना लागत सरकार ने तय की हुई है, और वो 1.5 गुना लागत जो सरकार ने तय की हुई है वो उन्होंने बताई है 1570 रुपये के आसपास में। लेकिन 1650 का तो 1.5 गुना 2400 से ऊपर होगा, लेकिन सरकार ने लागत कितनी तय की हुई है 1570 के आसपास में। तो इसकी आलोचना हो रही है कि तुम पहले वाले ही 1.5 गुना एमएसपी से पूरा नहीं कर पाए हो, तो अभी आगे कैसे कर पाओगे। तो वैसे सरकार ने बोला है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना कर दिया जाएगा। ये पांचवी खास विशेषता हो गई। और उसके साथ साथ में उन्होंने बोला है कि किसानों की आय सन 2022 तक की दोगुनी कर दी जाएगी। अभी इसका कोई रोड मैप नहीं बना है। इसके अगले जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें इसकी आलोचना देखेंगे कि इसकी आलोचना क्यों हो रही है। क्योंकि सरकार चाहती है सन 2022 तक का उनका डबल हो जाए किसानों की इनकम। एक्चुअली में किसानों की इनकम बढ़ नहीं रही है, घट रही है पिछले 1-2 साल में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि किसानों की इनकम जो है घटी है। सरकार तो ये बात पिछले 3 या 4 साल से बोल रही है। अब 3-4 साल में ही कुछ नहीं हुआ तो बचे 4 साल में क्या कर लेगी सरकार। इसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कैसे बढ़ाने हैं, दोगुनी इनकम कैसे करनी है, इसका कुछ भी पता नहीं है। चलो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनकी आलोचना, इसकी आलोचना और इसकी आलोचना। ये आलोचनात्मक रूप से जरूरी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आईएएस और आरएएस एग्जाम में जो मेंस का रिटर्न एग्जाम होता है उसमें नॉर्मली आलोचनात्मक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको लिखना पड़ता है कि मेरा व्यू, अपना पर्सनल व्यू क्या है। उसके बाद में अगली जो खास विशेषता है वो एजुकेशन हेल्थ केयर सेस जो था पहले 3% था, उसे बढ़ा के अब 4% कर दिया गया है। उसके बाद में पेट्रोलियम पर एक्साइज जो ड्यूटी है वो 8 रुपये कम कर दी गई है। देखो पेट्रोलियम वगैरह ये जो भी जितने भी तेल वगैरह जो होते हैं ये सऊदी अरब, इराक, ईरान से खरीदे जाते हैं। वहां से हम इसे कच्चे तेल के रूप में लेते हैं, जिसे क्रूड ऑयल बोला जाता है। क्रूड ऑयल ड्रमों में भर के आते हैं, वो ड्रम जो हैं बैरल के नाम से जाने जाते हैं। तो कीमत होती है बैरल के हिसाब से, आज के आसपास अभी $70 के आसपास में एक बैरल की कीमत है। वहां से तो आता है कच्चा ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। उसे फिर इंडिया में आने के बाद में बहुत सारी जगह रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरी का मतलब परिशोधित करने वाली चीज़ें, तो अलग अलग रिफाइनरी है। जैसे मथुरा में रिफाइनरी है, वहाँ पे उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, कैरोसिन बनाया। हर उत्पाद में अलग लागत होती है। और जैसे ही उत्पाद बनता है उसके बाद में एक्साइड ड्यूटी लगती थी। एक्साइड ड्यूटी जो लगती थी उसमें 8 रुपए की कमी कर दी है सरकार ने। तो इसका मतलब पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए? नहीं, पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी। जैसे ही 8 रुपए यहाँ पे कम किए हैं, उसके साथ साथ में ही उन्होंने उसमें पेट्रोलियम पे ही रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा दिया है 8 रुपए बढ़ा करके। तो जो उधर कम किया है वो उधर की साइड में बराबर कर दिया है। ये हेरा फेरी कर दी गई है। तो कोई पेट्रोल के दामों में और डीजल के दामों में कमी नहीं होने वाली है। 7 पॉइंट देख चुके हैं। 8वां पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय जो घाटा है वो सरकार 2018-19 में 3.3% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। राजकोषीय घाटा एक मतलब समझ लीजिए, लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको समझाया था कि सरकार का काम बजट में जो होता है वो आय और व्यय इन दोनों का लेखा जोखा लिखना होता है। आय भी 2 तरीके की बताई थी, एक बताई थी राजस्व आय, दूसरी बताई थी कैपिटल यानी पूंजीगत आय। ऐसे ही मैंने व्यय बताया था राजस्व व्यय, और दूसरा बताया था पूंजीगत व्यय। तो सरकार जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत आय जो है, कैपिटल इनकम है, उसमें 2 तरीके से, एक कर्ज और नॉन कर्ज। जो कर्ज लेती है, बोरोइंग और लोन्स जो लेती है, वो एक तरीके से सरकार के लिए राजकोषीय घाटा होता है। तो पूरा जो कर्जा लिया जा रहा है वो होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा किसी भी सरकार की अगर स्थिति दिखानी है तो उससे पता चल जाता है कि राजकोषीय घाटा कम रहना चाहिए। जितना राजकोषीय घाटा कम रहेगा, सरकार की एक तरीके स्थायित्व या देश का स्थायित्व ज़्यादा माना जाता है। तो उसके लिए, उसे कम रखने के लिए सन 2003 में एक एक्ट बनाया गया था, एफआरबीएम एक्ट, जिसमें कहा गया था कि राजकोषीय घाटा 3% तक रखिए, स्थायी रखिए, 3% से कम रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन पिछले समय तो, पिछले 2-3 साल पहले तो 4% के पास भी पहुंच गया था। सरकार धीरे धीरे कम करते करते 3.3% लास्ट ईयर लेके आ गई थी। उन्होंने अनुमान लगाया था 3.3% रहेगा, लेकिन अभी वित्त मंत्री जी ने बोला है एस्टिमेट करके कि 3.3 नहीं, हमें और कर्जा लेना पड़ा था, इसके कारण 3.5 बढ़ गया था।
अभी दोबारा से अगले साल के लिए बोला है कि 3.3% रखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते हैं क्या होता है, 3.3% रह सकता है, लेकिन ये याद रखना एफआरबीएम एक्ट में कहा गया है कि 3% से कम रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमने कुल 8 विशेषताएं देख ली हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। पहली मैंने बताई थी अफोर्डेबल हाउसिंग फंड वाली, जो प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग के जो रुपए आ रहे हैं अगर खर्च नहीं हो पा रहे हैं तो बैंकों को कहाँ ट्रांसफर करने हैं, अफोर्डिंग हाउसिंग फंड में। उसके बाद में दूसरी बताई आयकर में 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी योजना है। ऐसी ही योजना अमेरिका में जब बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने हेल्थ के लिए मिडिल मिडिल जो इनकम वाले हैं, मिडिल मिडिल इनकम वाले लोगों के लिए शुरू की थी, तो उसे ओबामा केयर बोला जाता था। उसी की तर्ज पे इसका नाम भी दिया गया है कि नमो केयर बोलेंगे इसे, लेकिन ओरिजिनली इसका नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें 10 करोड़ गरीब घरों को यानी 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने चौथी बात की कि 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार में कन्वर्ट किया जा रहा है। पांचवी बात, फसल लागत का 1.5 गुना एमएसपी, इसकी आलोचना ज़्यादा हो रही है। उसके बाद में किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के प्लान है सरकार के, कैसे होंगे अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। उसके अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेस जो है 3 से 4% कर दिया गया है। सातवां और आठवां मैं बता चुका हूँ, पेट्रोलियम पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसे 8 रुपये कम किया है, लेकिन उसके साथ साथ में सेस बढ़ा दिया 8 रुपये। और आठवां फिस्कल डेफिसिट जो है 3.3% है, जबकि एफआरबीएम एक्ट में लिखा है कि 3% से कम रहना चाहिए, यानी उसका पालन नहीं हो पा रहा है। इसे फिस्कल डेफिसिट डिरेल्ड बोला जाएगा कि अपनी पटरी से उतर गया है फिस्कल डेफिसिट का सिस्टम। चलो अब बात करते हैं, हम सेक्टर वाइज चलते हैं, एक एक सेक्टर के हिसाब से देखेंगे कि हर सेक्टर में क्या क्या स्पेशल स्कीम चलाई गई है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो बजट था 2018-19 का, इसमें सरकार ने किसान, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो वो सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि 2022 तक की जो किसानों की आय है, इनकम है, वो डबल करना है। उसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, दोनों में ही 1.5 गुना करना है। उसके बाद में किसानों के लिए जो क्रेडिट यानी कर्जा दिया जाता है किसान किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, तो वो इसलिए दिया जाता है कि किसान अपनी खेती करने के लिए जो लागत चाहिए होती है उनके पास होते नहीं है, तो या तो वो साहूकार वगैरह से लेते हैं, तो उसमें ब्याज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, 36% 40% से ज़्यादा। लेकिन सरकार चाहती है कि जब वो खेती में लागत लगाएं तो उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से रुपए मिल जाएं, और वो भी कम रेट पे 7% 6% पे, तो साहूकार के चंगुल से वो छूट जाएं। इसलिए इस वाला जो सेक्टर है क्रेडिट जो है, सरकार ने एक अलग से पूरा फंड बनाया हुआ है। तो 10 लाख करोड़ का उसमें पिछले साल तक की सीमा थी, अभी उसमें 11 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। तो वो 11 लाख करोड़ का जो क्रेडिट है वो किसानों के बांटना होता है। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन नाम से एक अलग से फंड बनाया गया है, ऑपरेशन ग्रीन। उसमें जो भी कुछ एक ऐसी उत्पाद होते हैं जैसे कि प्याज, आलू, टमाटर, इनकी जो कीमतें होती हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं समय के हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है प्याज की कीमत 150 रुपये किलो हो गई, कभी 5 रुपये किलो है, कभी टमाटर की कीमत बढ़ जाती है, तो सरकार एकदम से घबरा जाती है उन चीज़ों से। तो उसे स्थायी रखने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन नाम से एक फंड बनाया है जिसमें कुछ रुपए दिए हैं। हम अभी उन रुपयों को, फंडों को सबको देख लेते हैं थोड़ी देर में, मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा सारी स्कीम्स क्या हैं। तो उसमें जैसे ही अगर प्याज की कीमत बढ़ रही है तो उस समय प्याज की कीमत इसलिए बढ़ेंगी कि प्याज की कमी आ गई है, तो उस समय जो फंड बनाया हुआ है उसके उससे बाहर से प्याज मंगाई जाएगी और प्याज की जो कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी। ये ऑपरेशन ग्रीन है। ग्राम्स में बता चुका हूँ, 22,000 ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाजार में कन्वर्ट करना है। इन्हें ई नाम के साथ में जोड़ा जाएगा। ई नाम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि अपने भारत में बड़े लेवल की जो एपीएमसी मंडियां हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादातर होती हैं, 585 मंडियां हैं, उन सभी मंडियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अपने राजस्थान में किसी मंडी में गेहूं का भाव 2,000 रुपये कुंटल है, ऐसे ही अगर पंजाब में किसी मंडी में उसका भाव 2,500 रुपये कुंटल है,
तो आप जब मंडी में जाएंगे या किसान जब भी मंडी में जाएगा तो ई नाम पे जाके, ई नाम पोर्टल पे जाके पंजाब में कितना भाव है ये भी चेक कर लेगा, और किसान चाहे तो अपनी मंडी बेचने के बजाय पंजाब में भी बेच सकता है। तो उससे पता चल जाएगा कि सारे की सारी जो मंडियां हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। तो एपीएमसी एक्ट के अंदर जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं उनको भी कवर किया जा रहा है, और साथ साथ में ये 22,000 जो ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाजार में चेंज किया जा रहा है, इनको भी ई नाम से जोड़ा जाएगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें भी कुछ दिया गया है। राज्यों को सोलर पंप वितरण में प्रोत्साहन कर रही है सरकार की आप सब्सिडी दीजिए, ये राज्यों के लिए कर रही है, केंद्र सरकार खुद नहीं कर रही है, सीधा राज्यों को प्रोत्साहन देगी, आप सब्सिडी दीजिए, हम आपके लिए ऊपर से पैसे ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही बेम्बू के लिए भी यानी बांस के प्रोत्साहन के लिए भी योजना चलाई गई है। अभी मैं स्क्रीन पे आपको लगा देता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम चलाई गई हैं, और मैं आपके लिए बोलता जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो पहली पहली योजना है वो है इसमें वो लिखा हुआ है गवर्नमेंट इज कमिटेड टू डबलिंग दी फार्मर्स इनकम, यानी पहली वाले में लिखा है कि फार्मर्स की इनकम 2022 तक दोगुनी करनी है। उसके बाद दूसरी वाली में लिखा हुआ है गवर्नमेंट एमएसपी को यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना रखना चाहती है रबी और खरीफ दोनों फसल के लिए। तीसरा जो बिंदु है उसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन दिया जाता है वो पहले 10 लाख करोड़ रुपए जो फंड था उसे बढ़ा के 11 लाख करोड़ रुपए का फंड कर दिया गया। उसके बाद में एक फिशरीज एंड एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी जो किसान खेती तो करता ही है उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी यानी पशुपालन पे जोड़ दिया जाए। ऐसे ही फिशरीज यानी मछली पालन और मछलियों के साथ साथ में जो भी झींगा पालन वगैरह जो भी होता है उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार ने अलग से 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है, कॉर्पस बनाया है। तो उससे उन लोगों को लोन मिलेगा। अगर आपको कहीं पे भी तालाब बना के मछली पालन करना है तो आप लोन ले सकते हो उसमें से, उस फंड में से, जो कि FAIDF नाम से जाना जाएगा, यानी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उसके बाद में ऑपरेशन ग्रीन, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इसमें 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें जो कीमतें प्याज टमाटर आलू की ऊपर नीचे होती हैं उनको स्टेबल रखा जाएगा। उसके बाद में जो 22,000 ग्रामीण हाट हैं, छठवां पॉइंट है 22,000 ग्रामीण हाट को ई ग्राम्स में चेंज किया जाएगा, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट में, ग्रामीण कृषि बाजार में, और उनमें 86% किसान उसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो ग्राम्स बनाए जाएंगे ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, इनको ई नाम से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा, जो पहले से ही APMC मंडियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ में ही हम बात करते हैं नौवें बिंदु में लिखा हुआ है कि जितने भी 585 APMC हैं वो उन्हें ई नाम के अंतर्गत लाया जाएगा। अभी 150 के आसपास जो मंडियां बची हुई हैं उन्हें मार्च के अंत तक इनाम में ले आएंगे, और उसके बाद में 22,000 ग्रामीण हाटों को भी इनाम यानी एक पोर्टल है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का, तो उसके अंदर लाया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 200 करोड़ रुपए का मेडिकल की जो प्लांट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अलग से सपोर्ट दिया गया है। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यानी ऑर्गेनिक खेती के सपोर्ट के लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 12वें बिंदु में लिखा हुआ है कि बांस बंबू मिशन यानी बांसों के प्रोत्साहन के लिए 1290 करोड़ रुपए का एक अलग से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यानी ये जो बांस जो होते हैं, पहले एक फॉरेस्ट एक्ट है अपना इंडिया का, उसके अंतर्गत फॉरेस्ट में आते थे बांस, तो फॉरेस्ट एक्ट में जो भी पेड़ आते हैं उन्हें काटा नहीं जा सकता है। सरकार ने पिछले साल ही फॉरेस्ट एक्ट में से बांस को उसे हटा दिया कि ये फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, बांस को एक नॉर्मली प्लांट के रूप में खेती के रूप में माना गया। तो सरकार चाहती है अभी बांस का खेती की जाए और खेती से जो भी फायदे होते हैं फर्नीचर वगैरह के लिए वो यूज किया जाए। तो बांस जो होता है ओरिजिनली पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, अपने असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय त्रिपुरा मिजोरम उस साइड में यानी पर्वतीय इलाकों में होता है, तो वहाँ पे बांस की खेती का प्रोत्साहन किया जाएगा। उसके बाद में 13वां बिंदु है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, इसमें अलग से 2600 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोत्साहन राशि देगी कि आप सोलर वाटर पंप वितरित कीजिए। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड,
बनाए जाएंगे फिशरीज यानी मछली पालन और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के लिए। तो आप किसान क्रेडिट कार्ड की जो पहले लिमिट होती थी कि खेती के ही आधार पे क्रेडिट ली जा सकती है, अभी उस क्रेडिट को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी खेती पे तो ले ही सकते हो, आपका जितना खेत है उसके आधार पे आप ले सकते हो रुपए। अब आपके पास में जितनी भी पशु हैं, भैंस वगैरह, गाय वगैरह, उनके ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। अगर आपके पास में कोई तालाब है, उसमें आप मछली पालन करते हो, तो उसके ऊपर भी लोन ले सकते हो। यानी क्रेडिट की लिमिट जो है वो पहले खेती थी, उससे बढ़ा के अभी अपनी फिशरीज और हस्बेंड्री फार्मिंग यानी पशुपालन तक कर दी गई है। उसके बाद में अपना जो एक्सपोर्ट है यानी बाहर की साइड में जो निर्यात होता है, वो अभी इस समय एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो $30 बिलियन का है, उसे सरकार बढ़ा के $100 बिलियन करना चाहती है। इस तरीके से हमने ज़्यादातर कवर कर लिए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना चलाई गई है लोन्स टू एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। जो लोन्स का जो पहला पिछले समय तक जो फंड था वो था 42,500 करोड़, और अभी उसे बढ़ा के 75,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी एसएचजी क्या होता है, एसएचजी समझ लेते हैं। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई गांव है, गांव में 10 लोग गरीब लोग हैं और उनके पास में एक एक बीघा खेत है। 10 लोग हैं गांव के, ठीक है, उनके पास में एक एक बीघा खेत है। तो उनमें से एक एक बीघा है तो उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होगी नहीं। उन्हें खेती करने के लिए खेतों की जुताई करवानी पड़ती है, तो किसी दूसरे से ट्रैक्टर लेना पड़ता होगा, उसमें उनके लिए रेंट देना होता होगा, किराया देना होता होगा। लेकिन अगर इन 10 लोगों के पास में खुद एक एक व्यक्ति के पास में 50-50 हजार रुपए हैं, तो आपस में मिलके एक ये समूह बना सकते हैं। समूह बना के वो एक किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। मान लिए इसके लिए इकट्ठा करके इन्होंने 10 ने 50-50 हजार, 5 लाख रुपए इसके लिए दे दिए, तो ये व्यक्ति ट्रैक्टर खरीद के लेके आ जाएगा। समूह है स्वयं सहायता, ये खुद ने बनाया है, स्वयं ने बनाया है आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए, स्वयं सहायता समूह। तो वो ट्रैक्टर लेके आ जाएगा, इन लोगों की खेती की जुताई भी कर देगा और अपने ट्रैक्टर से इनकम भी जनरेट करने लगेगा। तो वो जो इनकम होगी उससे ये 5 लाख रुपए का उसने लोन लिया है, इसे वापस से अपने स्वयं सहायता समूह में ट्रांसफर कर देगा। इस तरीके से स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। महिलाओं के लिए भी महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए अभी तक 42,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, अभी उसकी राशि बढ़ा के 75,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। उसके बाद में उज्ज्वला उज्ज्वला योजना में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीब महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। तो पिछली जब शुरुआत की गई थी उज्ज्वला योजना की, तो 5 करोड़ महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन देने थे, लेकिन अभी जो उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है और 8 करोड़ महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके साथ में एक नई योजना चलाई है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना में जो ग्रामीण गरीब लोग हैं उनके लिए 4 करोड़ बिजली के कनेक्शन फ्री में दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से इस वाले बजट में किसान, गरीब और ग्रामीण लोगों के ज़्यादा ध्यान रखा गया है। मैंने सबसे ज़्यादा इस बिंदु पे कवर किया है। उसके बाद जो भी टॉपिक हैं अलग अलग सेक्टर धीरे धीरे कवर करते हैं। अगला बिंदु आता है शिक्षा के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। शिक्षा में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूल एक नवोदय विद्यालय होता है, मेधावी विद्यार्थी होते हैं उनको निखारने के लिए नवोदय विद्यालय चलते हैं। ऐसे ही उसकी ही तर्ज पे एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। एकलव्य विद्यालय जो हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। जिस भी आदिवासी क्षेत्र में, जिस भी ब्लॉक में आदिवासियों की संख्या 50% से ज़्यादा है, वहाँ पे एक एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। तो ये एक नई योजना है, एकलव्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं थर्ड पार्ट में आलोचनाओं के बारे में तो बनाऊंगा, जित क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, और चौथा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें किसी भी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं करीब करीब 50 क्वेश्चन उसमें कवर करूंगा, तो ज़्यादातर बजट से रिलेटेड सारे सवाल उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वो थर्ड और फोर्थ पार्ट भी मेरे साथ में देखें। आगे बात करते हैं शिक्षा में। राइज नाम से यानी रिवाइटल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी हालत बहुत ख़राब है। एजुकेशन सिस्टम का अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सिस्टम दोनों ही सुधारने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि कहीं पे कोई भी सरकारी स्कूल है या सरकारी कॉलेज है, पहली बात तो बिल्डिंग नहीं है उनके पास में सही ढंग की,
तो अभी सरकार चाहती है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, अधोसंरचना बनाई जाए, बिल्डिंग बनाई जाए, उनके लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए, वहाँ पे शौचालय बनाए जाएं, वहाँ पे जितने भी आज के टाइम पे डिजिटल क्रांति चल रही है तो वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करे जाएं। तो सरकार चाह रही है उनका पुनरुद्धार किया जाए, रिवाइटल किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का और द सिस्टम का। सिस्टम का मतलब जो पढ़ाने का तरीका है अभी हमारा रट्टाफिकेशन वाला, बच्चों की क्लास में जाता है टीचर और बच्चे को खड़े करके बोल देता है पढ़ दो आप, और पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारी टीचर्स को ही नहीं आती सारी चीज़ें बातें। तो उसमें सिस्टम को भी सुधारना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, और उसका नाम दे दिया है राइज, रिवाइटल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। दोनों ही चीज़ सुधारनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम। तो इस तरीके से एजुकेशन का ये देख लिया। सरकार ने 20 लाख बच्चों पे सर्वे करवाया ब्लॉक लेवल के स्तर पे, और उन 20 लाख बच्चों से जो जो कमियां निकल के आई हर ब्लॉक पे, तो उनमें सुधार करने की योजना बनाई है सरकार ने। हर ब्लॉक लेवल पे, हर जिले लेवल पे सुधार किया जाएगा। तो जो जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जाएगा। तो ये सर्वे था, एजुकेशन मंत्रालय ने करवाया था, शिक्षा मंत्रालय ने। तो ये इसमें बजट में शामिल करके बोला था उन्होंने। उसके बाद में इंटीग्रेटेड बीएड का प्रोग्राम चलाया जाएगा। उसके बाद में स्वास्थ्य की बात करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में बता चुका हूँ, उसमें 10 करोड़ लोगों के लिए है। और एक जो इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें कि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, ये वाली प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में 1000 बीटेक के जो टॉप स्टूडेंट होते हैं उनको फेलोशिप यानी छात्रवृत्ति दी जाएगी रिसर्च करने के लिए। तो ये नई फेलोशिप चलाई गई है, इसी बजट से चलाई गई है। बीटेक स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपर्स हैं, होशियार हैं, वो आईआईटीज में छात्रवृत्ति के थ्रू रिसर्च करेंगे। तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप नई चलाई गई है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर, जो भी अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखो, जो अपना हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, कोई भी देश को अगर आपको मजबूत करना है तो 2 सेक्टर सुधार लो, उसके बाद में आप पूरा देश एक तरीके से ऑटोमेटिक डेवलपमेंट मोड में चला जाएगा। एक हेल्थ सेक्टर सुधारना चाहिए और दूसरा एजुकेशन सेक्टर। हमारे एजुकेशन सेक्टर की भी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पतली है। इसमें मतलब इतना ख़राब हालत है एजुकेशन सेक्टर की कि कुछ भी नहीं, रट्टाफिकेशन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों की खुद की क्यूरियोसिटी नहीं है, खुद सोचना नहीं चाहते हैं, नई चीज़ के बारे में वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे सिस्टम में बस यही सिखाया जाता है, रट्टाफिकेशन करके कैसी भी नौकरी पकड़ लो, लेकिन खुद से कुछ नहीं करना चाहते स्टूडेंट। और दूसरा है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम की तो हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर है। सरकारी पब्लिक सेक्टर हेल्थ जो है, सरकारी प्राइवेट तो अच्छे हैं लेकिन उनमें फीस जो है बहुत ज़्यादा महंगी है। तो सरकार जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, अपने कस्बे लेवल पे होते हैं, उनको वेलनेस सेंटर बनाना चाहती है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ की भी 2 तरीके से सुरक्षा होती है। एक तो बीमार होने के बाद में उसे इलाज करो, और दूसरा होता है बीमार होने से पहले बीमारी ही ना हो, वो होता है क्यूरेटिव। एक होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है क्यूरेटिव। तो एक हुआ बीमार हो जाए उसके बाद में इलाज करो, दूसरा हुआ बीमार होने से पहले ही बीमारी जो होने का कारण है उसे नष्ट कर दिया जाए। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं आज के समय पे, वो बीमार होने के बाद में लोगों का इलाज करते हैं। सरकार चाहती है कि बीमारी ही ना हो, बीमारी होने का कारण जो भी रहे होंगे, सैनिटेशन वगैरह यानी स्वच्छता वगैरह, तो हेल्थ एंड वेलनेस केयर उनको कन्वर्ट किया जाएगा प्राइमरी सेक्टर को, यानी बीमारी ही ना होने दिया जाए। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा बीमारी होने से। उसके बाद में हम बात करते हैं, टीबी के लिए अलग से योजना बनाई गई है। नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उसके अलावा गंगा ग्राम खुले में शौचालय से मुक्त हो गए हैं, उन्हें गंगा ग्राम से बोला गया है। कुल मिला के करीब करीब इसमें 4465 गंगा ग्राम से हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME, यानी छोटे उद्यमी जो होते हैं उनके लिए सरकार ने इस बजट में क्या किया है। देखिए, सबसे पहले तो रुपए 3794 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट और कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है। उसके बाद में मुद्रा योजना जो है, जो 2015 में लॉन्च की गई थी, उसमें जो 4.6 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट था
वो बढ़ा दिया गया है और 10.38 लाख करोड़ तक का मुद्रा लोन्स अभी वितरित किए जाएंगे। उसके बाद में कुछ लोन्स जो हैं, इसमें बजट में बताया गया है कि 76% लोन जो हैं वो वोमेन्स के लिए हैं और उनमें से भी 50% जो हैं वो SC ST और OBC की महिलाएं। उसके बाद में हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के समय पे। भारत की सबसे खास बात जो है, नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपने भाषण में ये बोलते हैं कि भारत जो है एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के जोन में यानी पीरियड में चल रहा है। एक ऐसा समय जहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन, कार्यशील जो जनता है वो ज़्यादा है, यानी 16 से लेके और 65 वर्ष की उम्र तक के लोग ज़्यादा हैं। तो उनके लिए रोजगार देना भी सबसे इम्पोर्टेंट है। वो लोग होना, वर्किंग एज पॉपुलेशन होना तो अच्छी बात है, लेकिन रोजगार तो मिलना चाहिए उनके लिए। रोजगार के लिए चाहिए होता है स्किल के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और इस बजट में सरकार ने बोला है कि हम 70 लाख नए रोजगार देंगे। जरूरी नहीं है वो सारे के सारे सरकारी जॉब हों, प्राइवेट जॉब भी दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ये बात हुई। और टेक्सटाइल के लिए सरकार ने इस बार 7,148 करोड़ रुपए का अलग से फंड एलोकेट किया है। उसके बाद में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पहला है उसमें लिखा गया है कि एक्सपेंडिचर जो पहले होते थे करीब 5 लाख करोड़, उसे बढ़ा के अभी 6 लाख करोड़ कर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा पैसे लगें ये सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही बाद में काम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ रोड बनाना, रेलवे लाइंस बनाना, ब्रिज बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, नई कंपनियों में इन्वेस्ट करना। तो ये जो पैसा होता है, पैसा खर्च होता है, ये आगे जाके काम आता है। अगर स्कूल बना दिए तो नए युवाओं में जो एजुकेशन दी जाएगी वो आगे जाके देश का विकास करेंगे। हॉस्पिटल बना दिए तो देश स्वस्थ रहेगा, तो देश स्वस्थ रहेगा तो ऑटोमेटिक लोग काम करेंगे और देश का विकास होगा। इस तरीके से रोड बना दिए, ब्रिज बना दिए तो उसमें आने जाने की सुविधा हो गई, ट्रांसपोर्ट आसान हो गया, तो डेवलपमेंट में भी उससे बढ़ोतरी होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उतना बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। ये अभी बहुत कम है, 6 लाख के आसपास में, बहुत कम है 6 लाख करोड़। और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं इन्हें खुद नरेंद्र मोदी जी प्रगति नाम से एक पोर्टल है उस पर अपना देखते रहते हैं। उसके बाद में इसमें भारतमाला जो परियोजना है उसमें 35,000 किलोमीटर के रोड कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। जो पहले फेज में उसके लिए 5,35,000 करोड़ रुपए एलोकेट हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 5वें नंबर का, रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर होगा। में ही एयरपोर्ट क्षेत्र जो है उसके लिए जो अपने पुराने एयरपोर्ट हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी 5 गुना तक। उसके लिए नया जो योजना चलाई गई है नव, ठीक है, नव निर्माण इस नाम से योजना चलाई गई है। और एक पहले योजना चलाई थी सरकार ने उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक। तो वो जो योजना है उसके बारे में हम कभी में योजनाओं की जितनी भी सरकार ने पिछले 4 साल में योजनाएं बनाई हैं उनके लिए 50 या 60 के आसपास योजनाएं होती हैं, उनके लिए मैं अलग से 4 या 5 वीडियो बनाऊंगा। उनमें एक एक योजना का बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो जैसे ये उड़ान योजना है उसके बारे में हम उन्हीं लेक्चर्स में देखेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वो उसमें देखेंगे। उसके बाद में ये आपकी कंप्लीट हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में आ जाते हैं डिजिटल इकोनॉमी पे। डिजिटल इकोनॉमी के नीति आयोग ने एक नेशनल प्रोग्राम बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब इसे समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो मैं इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के नहीं है, ये बस एक तरीके से आपको समझाना है। अगले लेक्चर में जब मैं एनालिसिस कराऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन बातें हैं वो ये सारी बता चुका हूँ। अब ये सारी चीज़ें रटनी है, इसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप देख लें कि ये बजट में दिया गया था। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नीति आयोग ने बोला है कि हम इस पर प्रोत्साहन करेंगे। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आज के समय पे ज़्यादातर काम जो हो गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो गए हैं। सारे काम जो हैं कंप्यूटर और इंटरनेट मोबाइल के द्वारा किए जा रहे हैं। तो अभी आने वाला समय ऐसा हो जाएगा जिसमें सारे काम इंटरनेट और एक ऑटोमेटिक सेंसर बोल सकते हैं आप उसे, उस हिसाब से होंगे। जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे घर का गेट खुल जाएगा,
आप बोलेंगे कि लाइट जल जानी चाहिए, आपकी वॉइस रिकग्नाइजेशन होगा और लाइट जल जाएगी। आप बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो सारी चीज़ें समय के साथ में एक तरीके से आप रोबोट वाला एज बोल सकते हैं। उसमें सारे काम जो होंगे वो कृत्रिम चीज़ों के ऊपर होंगे, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसके लिए अलग से कभी एक बिल्कुल अलग से लेक्चर देखा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है। इसका सबसे आसान एग्जांपल आप मान लीजिए कि आज के समय पे कुछ एक ऐसे रोबोट बन गए हैं जो सेंस करने लग गए हैं बहुत सारी चीज़ों को। वो आप इंटरव्यू भी देने लग गए हैं, आप उनसे सवाल पूछेंगे, वो आपके सवाल का अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शुरुआत है। तो भारत सरकार भी चाहती है उस पर एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए। उसके बाद में साइबर क्राइम हो रहे हैं आज के टाइम पे, साइबर क्राइम को रोकना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के जो बजट था उसे डबल कर दिया गया है, 3073 करोड़। उसके बाद में 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे ग्रामीण लोगों के लिए। उसके बाद में डिफेंस में देखते हैं डिफेंस में क्या क्या किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर, डिफेंस क्षेत्र के लिए 2 इंडस्ट्रियल उत्पादन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उसके बाद में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें एक तरीके से डिफेंस क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद में एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, तो 2018 में लाई जाएगी, जिसमें छोटे छोटे उद्यमी जो हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अब देख लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट और अदर। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, डिजिटल इकोनॉमी कर चुके हैं और रक्षा क्षेत्र। अभी हम अगले सेक्टर यानी डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश पे आ गए हैं। सरकार ने 2018-19 में जो विनिवेश का लक्ष्य रखा है वो 80,000 करोड़ रुपए का रखा है। उसके साथ साथ में कुछ जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे NICL, UICL और OICL, इन सभी को मर्ज किया जाएगा। जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चलाई थी सरकार ने, उसे दोबारा से रिवैम्प किया जाएगा। साथ में जो प्रधान राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपालों की जो तनख्वाह है उसे चेंज कर दिया गया है। राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट यानी राजकोषीय प्रबंधन। FRBM एक्ट के तहत 3% से कम रहना चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर फिस्कल मैनेजमेंट जो था, फिस्कल डेफिसिट जो था 3.3% का डिसाइड किया था, लेकिन 3.5% तक बढ़ गया था। इस तरीके से अब इस बार भी 3.3% का डिसाइड किया है। सरकार चाह रही है कि जल्दी जल्दी से ये फिस्कल डेफिसिट जो है 3% से कम आ जाए। बाकी कुछ एक जगहों पर कस्टम ड्यूटीज़ को चेंज कर दिया है, जिससे मोबाइल वगैरह महंगे हो सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो नॉर्मली कुछ ज़्यादा फ़ायदा किया नहीं है बजट में, लेकिन इसमें एक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, उसे बढ़ा दिया गया है। उसमें पहले जितने लोग थे 7.5 लाख सिटीजन, उनको बढ़ा के अभी 15 लाख के आसपास कर दिया गया है। तो हमने इस लेक्चर में हम पूरा पूरा यूनियन बजट 2018-19 में जो जो योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, उसकी विशेषताएं देख चुके हैं और सेक्टर वाइज क्या क्या किया है सरकार ने इस बजट में। जैसे एग्रीकल्चर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, रोजगार के लिए, सारा कुछ हम बहुत डिटेल में माइन्यूट तरीके से देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम भाग 3 में सरकार की योजनाओं का क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप RAS और IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्रिटिकली एनालिसिस यानी आलोचनात्मक विश्लेषण करना आना चाहिए। पार्ट 3 में हम क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं यूनियन बजट से, वो सारे सारे हम उसमें कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं डालूं और आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। राम राम साहब।